सनमून अब गॉड्स में से एक बन चुका है और अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है अपनी पहली स्टार्टिंग रेस चुनने का। सबसे पहले उसके दिमाग में फ्रॉगमैन आते हैं क्योंकि वो पहले फ्रॉगमैन किंग से मिल चुका था। उनकी पावर्स इंसेक्ट्स से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगले ही पल वो उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। उनकी ट्राइब्स ही 500 से ज़्यादा है और इतनी मैसिव पॉपुलेशन के साथ उनको अभी कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए वो किसी ऐसी रेस को ढूंढता है जो छोटी हो और टूटी हुई हो। तब उसकी नज़र पड़ती है एक्सपेल्ड लिजर्डमैन के एक ग्रुप पर और यही वही है, बिल्कुल परफेक्ट, कमज़ोर, एग्जॉस्टेड, घायल और ज़्यादातर उम्रदराज, अपनी ज़मीन से निकाले गए और अंदर से पूरी तरह टूट चुके। सनमून के लिए इससे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। दुनिया को कॉन्कर करने की फर्स्ट स्टेप। लेकिन इससे पहले सनमून एक अनबीटेबल प्लेयर हुआ करता था स्ट्रैटेजी गेम पेरिस्ट वर्ल्ड में, लगातार कई सालों तक। फिर एक दिन एक फाइनल मैच के खत्म होते ही वो अचानक सीधे गेम के अंदर खींच लिया जाता है। और वो अकेला नहीं था, दूसरी दुनियाओं के टॉप प्लेयर्स भी वहीं पहुंच चुके थे। मिशन सिंपल था, गॉड्स बनो और सिविलाइजेशंस पर राज करो, उन्हें अल्टीमेट डोमिनेशन तक पहुंचाओ। जो आखिरी गॉड बचेगा वही ट्रू गॉड कहलाएगा, इस दुनिया का असली गॉड, जिसे सब कुछ मिल जाएगा। और जो हार गया उसे सिर्फ मौत मिलेगी। अब वापस आते हैं लिजर्डमैन पर। उनकी हालत देखकर सनवून जान जाता है उनको कंट्रोल करना बेहद आसान होगा। बस एक मिरेकल चाहिए और वो तय करता है सबसे कमजोर से शुरुआत करने का। एक घायल लिजर्डमैन जो ट्राइब के साथ चल भी मुश्किल से पा रहा है। जब भूखे और घायल लिजर्डमैन रेगिस्तान पार करते हुए घिसट रहे थे तब वे सब अचानक रुक जाते हैं जब उनकी नजर पड़ती है एक घायल जानवर पर जो जमीन पर बेबस पड़ा है, जैसे जानबूझकर छोड़ा गया हो। बेहद डेस्परेट लिजर्डमैन एक पल नहीं सोचते और सीधे उस शिकार पर टूट पड़ते हैं, पूरी तरह बेकाबू। हर कोई सब कुछ अपने लिए चाहता है। पीछे चल रहे बूढ़े और बीमार अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें पता है उनके हिस्से कुछ नहीं आएगा। तंदुरुस्त लिजर्डमैन सारा मांस और टेस्टी हिस्से नोच लेते हैं और पीछे रह जाती हैं सिर्फ हड्डियां। लालच में डूबा झुंड ये भी तय कर लेता है कि इन हड्डियों को भी चबा लिया जाए। तब एक दयालु लिजर्डमैन उन्हें रोक देता है। वो सारी बची हुई हड्डियां उठाता है और किंग को सौंप देता है और कहता है कि ये बूढ़ों और बीमारों को दी जाए। उनके लिए ये हड्डियां भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होती। वो ऐसे खाते हैं जैसे यही उनकी आखिरी मील हो। तंदुरुस्त लिजर्डमैन इस हरकत से खुश नहीं होते। उनके लिए बूढ़ों और बीमारों को इतना बेकार खाना देना सिर्फ वेस्ट है, क्योंकि वो वैसे भी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले। घाव सड़ चुके हैं। इस हालत में जिंदा रहना मिरेकल जैसा है। लेकिन दयालु लिजर्डमैन उन्हें याद दिलाता है उस दिन की, जब घायल राख रख ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सेबर टूथ से बचाया था। तो सेल्फिश बनने से पहले ग्रेटफुल होना चाहिए। फिर भी तंदुरुस्त लिजर्डमैन सच्चाई से भाग नहीं सकते। घायल और बीमार आखिरकार मरेंगे ही। बहस चलती रहती है, एक आवाज के बाद दूसरी, जब तक रात नहीं उतर आती। और फिर सब सो जाते हैं। जब हर कोई गहरी नींद में होता है, रकराक अपने कंधे के सड़ते घाव से जूझ रहा होता है। दर्द से उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। तब उसकी नजर पड़ती है एक नीली बटरफ्लाई पर, जो जैसे उसे बुला रही हो। आखिरकार रैक रैक खुद को संभालता है और उस खूबसूरत क्रीचर के पीछे चल पड़ता है। कुछ लिजर्डमैन उसे जाते देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वो ट्राइब छोड़कर जा रहा है। लेकिन रक रक के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। वो बस क्यूरियोसिटी से भरा है। उसने ऊपर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ है और वो जानना चाहता है। शायद ये सिर्फ उसका भ्रम हो, क्योंकि उसके अलावा किसी और ने कुछ नोटिस नहीं किया। फिर भी अगर ये सिर्फ इल्यूजन भी है तो भी वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता। और जब वो ऊपर पहुंचता है तो उसकी नजर पड़ती है मून पर, और वहीं बीटल्स का पूरा झुंड आपस में चिपका हुआ। रकरक हैरानी और खुशी से भर जाता है। उसे समझ आ जाता है यहां सबके लिए काफी खाना है। इस पहली रेवलेशन के साथ नेबुला एक रेस हासिल करने के और करीब पहुंच जाता है। उसने जितने बीटल्स भेजे थे वो पूरे लाउंज को कई दिनों तक जिंदा रख सकते थे। नेबुला हैरान रह जाता है ये देखकर कि ये लोग बिना लड़े अपनी ब्लेसिंग बांट रहे हैं। उनकी विल सच में मजबूत है। आखिरकार रकराक फैसला करता है कि वो उसी गॉड पर भरोसा करेगा जिसने उन्हें खाना दिया। वो उसका नाम रख देता है, नामलेस बीटल गॉड। ये बात नेबुला के लिए भी एक और बड़ा सरप्राइज होती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसका गॉड नेम बटरफ्लाई से जुड़ा होगा। फिर भी वो खुश था, क्योंकि आखिरकार उसे एक रेस मिल चुकी थी। और खास बात यह थी कि उसका कैंडिडेट रैक रैक जैसा था, एक दयालु निस्वार्थ लिजर्ड मैन जिसने ब्लेसिंग को अकेले रखने के बजाय सबके साथ बांटना चुना। नेबुला को पूरा यकीन था कि यही गाय उसकी सिविलाइजेशन बिल्डिंग में सबसे बड़ा पिलर बनेगा। कुछ दिन बीतते हैं और आखिरकार लिजर्ड मैन जंगल में वापस पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी सैंक्रिचुअरी मिल जाती है। जो घाव रक राक को इतने समय से तड़पा रहा था वह पूरी तरह भर चुका था। रक राक के लिए यह साफ था, यह नेमलेस बीटल गॉड की ब्लेसिंग थी। वो बाकी लोगों को भी उस बेनेवलेंट वन के बारे में बताने लगता है जिसने उस पर यह कृपा बरसाई थी। उसका रातों रात ठीक हो जाना उसके लिए सबसे बड़ा प्रूफ था। उसके कंधे का स्कार अब काले स्केल्स में बदल चुका था, बिल्कुल बीटल जैसा। इन ब्लेसिंग्स के साथ राक राक खुद पर भरोसा महसूस करता है और बफलो हंट पर जाने की बात करता है, अपनी नई ताकत दिखाने के लिए और उन ब्लेसिंग्स की पावर साबित करने के लिए।
जिन पर बाकी लोग अभी भी डाउट कर रहे थे। वो स्टैंस लेता है और पूरी ताकत से स्पीयर फेंकता है और सामने खड़े टारगेट ट्री को पूरी तरह तोड़ देता है। ये देखते ही सब सन्न रह जाते हैं। इतनी रॉ ताकत जो किसी भी लिजर्ड मैन की नेचुरल लिमिट्स से बहुत आगे थी। ये समझने के लिए कि उन्हें ये जगह मिली कैसे और रक रक बफलो हंट को लेकर इतना अड्डा क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। रक रक एक बार फिर उन्हीं हेलुसिनेशन जैसी विजन्स के पीछे चल रहा होता है। पूरा ग्रुप एक्साइटेड हो जाता है ये सोचकर कि शायद फिर से बीटल्स का जैकपॉट मिलने वाला है। सब उसी रास्ते पर बढ़ते हैं जिसे सिर्फ रक रक की विजन्स देख पा रही थी। लेकिन रक रक उन्हें वार्न करता है, सर्दी आने वाली है और बीटल्स हमेशा ठंडी हवा की डायरेक्शन से आ रहे हैं। अगर वो उसी तरफ बढ़ते रहे तो ठंड से जमकर मर भी सकते हैं। ये सुनते ही बाकी लिजर्डमैन डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या सच में रक रक की विजन्स पर भरोसा करना चाहिए। खुद राक राक भी पूरी तरह श्योर नहीं था कि ये विजन्स उन्हें सही जगह ले जा रही हैं या नहीं, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो बस उन विजन्स पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता रहा। असल में रक रक को खुद इन विजन्स पर शक इसलिए था क्योंकि नेबुला के पास अभी उतना फेथ नहीं था। अगर राक राक ना होता तो नेबुला को भी खुद पर भरोसा नहीं था कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। फिलहाल वो सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि राक राक का भरोसा बना रहे, क्योंकि तभी वो उन्हें एक अविश्वसनीय भविष्य की तरफ ले जा सकता था। भले ही उसे खुद भी नहीं पता था कि ये विजन्स आखिर ले कहाँ जा रही हैं। राक राक चलता रहता है और आखिरकार वो एक सैंक्चुअरी तक पहुंच जाते हैं। ये अनपेक्टेड सेल्वेशन सबके फेथ को एक ही पल में बढ़ा देता है। नेमलेस बीटल गॉड उन्हें खुद उनकी सेफ हेवन तक लेकर आया था। नेबुला का गोड लेवल 1 से बढ़कर 2 हो जाता है, साथ ही उसका सब एरिया भी एक्सपैंड हो जाता है। इस लेवल अप के साथ एक नई स्किल अनलॉक होती है, इंसेक्ट सैनेक्टिफिकेशन। इस स्किल से नेबुला किसी एक को प्रीस्ट चुन सकता है और साफ है इस रोल के लिए रक रक से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। रक रक को दी गई ब्लेसिंग अब गॉड की विल फैलाने का जरिया बनने वाली थी। उस रात जब रैक रैक अपने लोगों के बीच सो रहा होता है, शांति से, सुरक्षित, तब उसे कोई उसका नाम पुकारता सुनाई देता है और वो एक ड्रीम वर्ल्ड में खिंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी शख्स से होती है जो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही रक रक उसका हाथ पकड़ने बढ़ता है, अचानक उसके हाथ में एक वाटर बफेलो की स्केलेटन आ जाती है। रक रक तुरंत समझ जाता है उसे क्या करना है। वो उस स्केल को उठाता है और उसे उस रहस्यमयी शख्स के सिर पर सजा देता है और उसी पल नेमलेस बीटल गॉड पहली बार रक रक की आंखों के सामने प्रकट होता है। यह पहला मौका था जब वो उसे देख रहा था। सुबह होते ही वो सबको उस अजीब सपने के बारे में बताता है। इसके जवाब में लोग पूछते हैं गॉड की मंशा क्या है और राक राक को क्यों लगता है कि यह रहस्यमयी डीटी एक बफलो सैक्रिफाइस मांग रही है। बफलो हंट के लिए उन्हें डीप विल्डरनेस में जाना होगा जो जानलेवा रिस्क से भरा है, लेकिन वो ये भी नहीं भूल सकते कि उसी एंटिटी ने उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया था। फिर भी एक लिजर्ड मैन खुलकर विरोध करता है। उसका कहना था कि ऐसी हंट में पूरे लाउंज को जाना पड़ेगा और इससे सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। राक राक खुद भी मानता है कि वो पूरे लाउंज को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन हंट फिर भी होगी। बस वो अकेले जाएगा। अब वापस आते हैं मौजूदा वक्त में, जहां रक राक अपनी बॉडी में दौड़ती नई ताकत दिखा चुका है। इतनी रॉ ताकत की पेड़ तक छटक कर गिर जाए। पूरा लाउंज खुशी और हैरानी में डूब चुका है। एक बुजुर्ग लिजर्ड मैन तो इस सब की अजीब नेचर पर सवाल भी उठा देता है। कुछ दिन पहले यही रक राक सड़ते घाव के साथ मौत के करीब था और अब वही इंसान जैवलिन फेंक कर पेड़ गिरा रहा है, जैसे किस्मत खुद उनका साथ दे रही हो। तब राक राक की नजर नीचे ढलान पर जाती है, जहां बफलो का पूरा झुंड घूम रहा होता है। यहां बफलो दिखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। बफलो हमेशा उन्हीं रास्तों से माइग्रेट करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, तो ये झुंड यहां कैसे आ गया? कोई सेंस नहीं बनता। रक राक इन सवालों में उलझता नहीं और सीधे दौड़ पड़ता है, एक भूखे बीस्ट की तरह जिसे सिर्फ शिकार चाहिए। उसके दिमाग में एक ही बात है, मारो और अपने लोगों का पेट भरो। एक ही वार में वो बफलो की खोपड़ी पर वार करता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। रोक रोक रास्ता खोल देता है और लाउंज में हिम्मत भर जाती है। सब हथियार उठाकर मैदान में उतर आते हैं। दिन ढलते ही पूरा लाउंज इकट्ठा होता है। बफलो की खोपड़ियां जमा की जाती हैं और एक पूरे बफलो को उल्टा लटकाकर सैक्रिफाइस के लिए चढ़ाया जाता है। सब कुछ तैयार होने के बाद रैक रैक प्रार्थना शुरू करता है। बाकी सब भी उसका साथ देते हैं। प्रार्थना करते हैं उस दयालु नेमलेस बीटल गॉड से कि वो उनकी सैक्रिफाइसेस स्वीकार करे। नेबुला ऊपर से सब देख रहा होता है। ऑफरिंग पूरी नहीं है, लेकिन असली चीज सिंसियरिटी है और जो जबरदस्त फेथ उसे मिलता है वही सब कुछ साबित कर देता है। इसलिए नेबुला शिकायत नहीं करता। सच कहें तो एक नए प्रीस्ट के हिसाब से ये काफी डिसेंट है। इतना फेथ बूस्ट नेबुला का हक बनता है, खासकर ये सोचकर कि उसने इन लिजर्ड मैन पर कितना वक्त लगाया है। असली परेशानी अब यह है कि लिजर्ड मैन आगे खुद को सस्टेन कैसे करेंगे। नेबुला न ग्रास का गॉड है न जंगल का, वो हवा से खाना नहीं बना सकता। लेकिन एक बात मत भूलो, वो इंसेक्ट्स का गॉड है। ग्रास हॉपर्स जैसे क्रिटर्स का इस्तेमाल वो पहले कर चुका है। इन इंसेक्ट्स से उसने ग्रासलैंड्स उजाड़े थे।
और बफलो को पहाड़ों से बाहर खींचा था। लेकिन अभी लिजर्डमैन को जानवर पालने की बिल्कुल समझ नहीं है। वो बेबी बफेलो तक खा चुके हैं, पालने का ख्याल ही नहीं आया। फिर भी इस स्टेज पर उनसे कैटल रेजिंग की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। ये ओएसिस भी फ्यूचर में बड़ी पॉपुलेशन संभालने लायक नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो लिजर्डमैन कुछ साल से ज़्यादा नहीं टिकेंगे। फार्मिंग या हर्डिंग का उन्हें कोई नॉलेज नहीं है और उनका फ्यूचर काफ़ी डार्क दिखता है। बेशक नॉलेज और स्किल्स रातों रात नहीं आते और डायरेक्ट सिखाना रूल्स के खिलाफ है। वक्त लगेगा, लेकिन नेबुला को भरोसा है कि वो सही रास्ते पर पहुंचेंगे। और इसी प्रोसेस की शुरुआत वो करता है अपने मौजूदा प्रीस्ट को एक छोटी ब्लेसिंग देकर। सैक्रिफाइस के अगले दिन रक रक बफलो की हड्डियों से बने ऑल्टर को देख रहा होता है। पिछली रात उसने एक परेशान करने वाला सपना देखा था, धुंधला लेकिन दिल हिला देने वाला। जब उसका दोस्त जोल पूछता है, रकरक बताता है कि सपने में ऑल्टर बुरी तरह कांप रहा था। उनका ओएससीआईएस सूख रहा था, मछलियां खत्म हो चुकी थीं और जमीन इतनी ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी थी कि कुछ उग ही नहीं सकता था। लेकिन जेल इसे हल्के में लेता है। उसके हिसाब से उनका गॉड साफ तौर पर उनका ख्याल रख रहा है। रकरक भी अपने गॉड पर पूरा भरोसा करता है। उसका कॉन्फिडेंस डगमगाता नहीं। लेकिन अगर सपने में दिखी बातें वार्निंग्स थीं तो अगर उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज किया तो यह सीधा गॉड की विल के खिलाफ जाना होगा। यही सोच रकरक की नर्व्स तोड़ रही होती है। जब वो ऑल्टर के ऊपर बैठा होता है तभी उसे कुछ डरावना दिखता है। वो तुरंत जल्ले को बुलाकर दिखाता है। दूर होराइजन पर एक ग्रुप सीधा उनके ओएसिस की तरफ बढ़ रहा होता है। रकरक उसी पल समझ जाता है कि अल्टर क्यों कांपा था। उनकी फॉर्मेशन और उठती धूल देखकर ये साफ है, ये लिजर्डमैन कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहे। रकरक और उसका दोस्त उन्हें पहचान लेते हैं। नीले स्केल्स, विशाल शरीर और वो बीस्ट्स जिन पर वो सवार है, सब कुछ एक ही नाम की तरफ इशारा करता है, ब्लू लेदर ट्राइब। वही ट्राइब जिसने उनका पुराना घर छीना था और राक राक के ग्रुप को एग्जाइल में धकेल दिया था। लगता है ये लोग अगली जगह ढूंढ रहे हैं जिसे वो कब्जा करके तबाह कर सकें। और क्योंकि ओएसिस दूर से दिखता नहीं, वो इत्तेफाक से इसी दिशा में बढ़ आए हैं। रकरक बस यही दुआ करता है कि वो लोग बिना कुछ नोटिस किए आगे निकल जाएं, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगता है जब तक ओएसीआईएस का एक लाउड माउथ स्काउट ब्लू लेदर ट्राइब पर चिल्ला नहीं देता और सीधा उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। बस यहीं से सब कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन राक राक इसे बदकिस्मती मानने से इनकार कर देता है। शायद ये अच्छा ही है, शायद यही वो मिशन है जो उनका गॉड उनसे पूरा करवाना चाहता है। एक मिशन ब्लू लेदर ट्राइब द्वारा पकड़े गए लार्ज मैन को एसिमुलेट करने का। एक मिशन ब्लू लेदर ट्राइब को अपने लोगों में मिलाने का। यही गॉड की विल हो सकती है, वरना ऐसा कैसे होता कि उनका देवता खुद उनके पुराने दुश्मनों को ओएसिस तक ले आता। और जब रैक रैक देखता है वो जानी पहचानी नीली बटरफ्लाई हवा में घूम रही है तो उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। ये डिवाइन विल है और वो इस पर सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। उसका काम साफ है, गॉड के अपोस्टल की तरह अपनी भूमिका निभाना। कट होता है नेबुला पर, जो ऊपर से सब कुछ देख रहा है। उसने राक राक पर गहरा गर्व महसूस होता है। राक राक को ब्लू लेदर ट्राइब पर जीत हासिल करनी है और उन्हें फोल्ड में मिलाना है। इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी, नए एडवांसमेंट्स खुलेंगे। लेकिन नेबुला को सबसे ज्यादा चौंकाता है राक राक का डिसीजन मेकिंग। ये रास्ता उसने खुद चुना है। ये दिखाता है कि राक राक की विल कितनी मजबूत है। और वैसे भी वो पहले ही लेवल 14 पर है। दुश्मन सामने होने के बावजूद उसने अलायंस की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा। यही सोच उसे फ्यूचर लीडरशिप के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। अब नेबुला को बस राक राक का फेथ इतना मजबूत करना है कि उसके फैसले अपने आप नेबुला के इंटरेस्ट से अलाइन होने लगे। कट होता है ब्लू लेदर ट्राइब के लीडर पर। वो मोटा बदतमीज हंसते हुए पूछता है कि क्या ये ओएसीआईएस उनका है। हमारे लिजर्डमैन दोगुनी नफरत के साथ जवाब देते हैं, इन भिखारियों से कहते हैं कि उनकी जमीन से दफा हो जाए। मोटा लीडर एक और बेवकूफी भरा सवाल उछालता है। पूछता है इस जगह में ऐसा खास क्या है। राक राक आगे बढ़ता है और शांति से कहता है कि ये वो जगह है जहां उनका गॉड रहता है, नेमलेस बीटल गॉड का रेल। जैसा उम्मीद थी, चीफटेन ठाका लगाता है। उसने समझ ही नहीं आता कि कोई गॉड राक राक जैसे बारबेरियन से क्यों बात करेगा। उसके लिए बात खत्म। वो रक रक को तुरंत यहां से निकल जाने का हुक्म देता है। अगर शांति से चले गए तो अंजाम भारी नहीं होगा। राक राक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, साफ कह देता है कि ब्लू लेदर ट्राइब उन्हें हरा ही नहीं सकती, चाहे उनकी गिनती कितनी भी हो। बेशक चीफटेन को रक रक पागल लगता है जो इतनी बड़ी डिसएडवांटेज को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन रक रक वहीं ढीठ कॉन्फिडेंट मुस्कान बनाए रखता है और बेकार बहस छोड़कर सीधे लीडर को चैलेंज कर देता है। जाहिर है अपने से नीचे समझे जाने वाले से चैलेंज मिलते ही बॉस भड़क उठता है। रक रक इस बीच ब्लू लेदर ट्राइब को बेघर भेड़ों का झुंड कह देता है जिनके पास लौटने को कोई जगह नहीं। इसीलिए वो उन्हें एक मौका दे रहा है, गॉड की ब्लेसिंग के नीचे जीने का मौका। वो मोटा बदतमीज जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे राक राक ने दुनिया का सबसे घटिया जोक मार दिया हो। उसने इस गॉड वाली बात पर जरा भी भरोसा नहीं। उसके लिए ताकत ही सब कुछ है और राक राक संख्या में बहुत कम है।
फिर भी रैक रैक की विल नहीं हिलती। वो स्टैंस लेता है और साफ कर देता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, खासकर जब उसका भरोसा अपने गॉड पर है। अब उसकी पैटर्न्स खत्म हो चुकी है। ब्लू लेदर चीफ्टेन अपने बीस्ट पर सवार होकर आगे झपटता है, एक ही वार में राक राक को कुचल देने के इरादे से। रक राक अपने गॉड से प्रार्थना करता है उसे वो ताकत दे जिससे वो इस बुराई को हरा सके, अपने सामने खड़े दुश्मन को। जैसे ही बीस्ट करीब आता है, रक राक का इकलौता हथियार पूरी तरह टूट जाता है और मॉन्स्टर फिर से पंजा उठाकर उसे कुचलने आता है। उस पल नेब्यूला को 2 सिविलाइजेशंस के टकराने की सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जो इन लिजर्डमैन को ऑफिशियली नेब्यूला की ट्राइब मान लेती है, क्योंकि उसने उन्हें लंबे समय तक नर्चर किया है और वो काफ़ी वक्त से उसके डोमेन में रह रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट एक नई स्किल अनलॉक कर देता है, एक ऐसी स्किल जो इस बैटल के लिए पूरी तरह गेम चेंजर है। जैसे ही नेबुला इसे एक्टिवेट करता है, हम वापस रकराक के पास आते हैं, ठीक उस पल जब वॉर गिरने ही वाला होता है। लेकिन इम्पैक्ट से ठीक पहले नेबुला रकराक के शरीर में उतर जाता है। बीस्ट का पंजा जमीन पर आकर जोर से गिरता है, जिसे देखकर ब्लू लेदर चीफ्टेन हंस पड़ता है, ये सोचकर कि रैक रैक कुचल चुका है। लेकिन उसकी हंसी उसी पल जम जाती है जब वो देखता है रकराक दूर खड़ा होता है, आखिरी पल में हमला चकमा देकर बच चुका होता है। अब नेबुला उसके अंदर है, उसे ऐसी पावर और एजिलिटी दे रहा है जो रकराक ने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। चीफ्टेन फिर से हमला करता है, ये कहते हुए कि इस बार वो चूकेगा नहीं। नेबुला 4 फोरसाइट और साइज एक्टिवेट करता है और मोटे लिजर्ड की स्टैट्स साफ दिखने लगती हैं। घमंड से भरा होने के बावजूद चीफ्टेन की स्टैट्स हैरान करने वाली हद तक नॉर्मल है, इतनी कमजोर कि रक नेबुला के बिना भी उसे संभाल सकता था। लेकिन असली दिक्कत कुछ और है। जिस बीस्ट पर वो सवार है उससे निपटना आसान नहीं होगा, खासकर जब चीफ्टेन भी साथ में लड़ रहा हो। वो बीस्ट मॉडर्न ड्रैग कहलाता है और यही असली वजह है कि नेबुला रैक रैक को पोजेस कर रहा है। ये स्किल राक राक को एक नया स्टैट देती है, डिविनिटी, जिसे डी से दिखाया जाता है। एक डी मतलब 200 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। राक राक के हर एट्रीब्यूट पर 3 डी जुड़ जाते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ समेत हर स्टैट 30 से सीधे 630 पर पहुंच जाती है। और इसी वजह से रैक रैक बिजली की रफ्तार से दुश्मन की तरफ दौड़ता है और लिटरली उस विशाल ड्रेक को अपने नंगे हाथों से पलट देता है, बिना जरा भी पसीना बहाए। आसपास खड़े सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यही रिएक्शन नेबुला चाहता था, यहां तक कि फाटा का चीफ्टेन भी यकीन नहीं कर पाता। सामने जो हो रहा है उसे मानने से इनकार कर देता है। उसने लगा कि यह कोई ट्रिक है। अपने उलटे पड़े ड्रैग के नीचे से निकलते हुए वो राक राक पर झपटता है, सीने पर डैगर तानकर। लेकिन राक राक इस लड़ाई का अंत एक जलील कर देने वाले, ईगो तोड़ देने वाले थप्पड़ से करता है, सीधे उसके चेहरे पर। थप्पड़ इतना जबरदस्त होता है कि उसकी टांगों की ताकत वहीं जवाब दे देती है। अपने लीडर को जमीन पर गिरा देख रक राक बाकी सबको ललकारता है, अगर किसी में हिम्मत हो तो आगे आए। जैसा नेबुला ने सोचा था, सब अपने हथियार गिरा देते हैं और बिना लड़े रक राक के सामने सरेंडर कर देते हैं। सब खत्म होने के बाद रक राक को अपने शरीर पर फिर से कंट्रोल मिल जाता है। वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा कि अभी अभी हुआ क्या। उसके पास बस एक ही जवाब बचता है कि उसके गॉड ने उसे पोजेस किया था। उस दिन बाद में नए जुड़े लिजर्डमैन ऑल्टर के पास इकट्ठा होते हैं और पहली बार पेट भरकर खाते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि रक रक का ग्रुप वही लोग हैं जो बहुत पहले जंगल में गायब हो गए थे, तो वो दंग रह जाते हैं। उनके स्केल्स का रंग उन बेरहम हालात की वजह से बदल चुका था। ग्रे लिजर्डमैन गर्व से अपनी कहानी सुनाते हैं, कैसे उन्होंने नेमलेस बीटल गॉड का पीछा किया जिसने उन्हें इस सैंक्चुरी तक पहुंचाया, वरना वो सब एक एक करके जंगल में मर जाते। ब्लू लिजर्ड्स के लिए एक दयालु गॉड का ख्याल ही बेहद फैसिनेटिंग है। सच कहें तो रक राक की उस अमानवीय ताकत को देखे बिना वो इस पर कभी भरोसा नहीं करते, ऐसी ताकत जो हर नॉर्मल हद से आगे थी। कट होता है रक राक और उसके दोस्त जेल पर। जेल ब्लू लेदर ट्राइब के साथ जो हुआ उसे लेकर काफी परेशान है। इस नई ट्राइब के ओएसिस में जुड़ने से पॉपुलेशन अचानक फट गई है, करीब 600% की बढ़त। इस रफ्तार से तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि रिसोर्सेज खत्म हो जाएं और वो फिर उसी बदहाल हालत में फंस जाएंगे जिससे भाग कर आए थे। लेकिन लगता है राक राक को पहले से पता है कि उन्हें क्या करना है। वो इस जगह को छोड़ने वाले हैं। बेशक जेल को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। बिना किसी साफ मंजिल के वो फिर से जंगल में नहीं भटक सकते। लेकिन रक राक को भरोसा है कि उनका गॉड पहले ही अपनी विल दिखा चुका है। जेल की चिंता का जवाब उनके नए जुड़े भाइयों में छुपा है। वही कैटलिस्ट बनेंगे और यूनिटी के जरिए आगे का रास्ता खुद निकल आएगा। अगला दिन आता है। कुछ ग्रे लिजर्डमैन एक ब्लू लिजर्ड को टेम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो लेदर ट्राइब के मरे हुए लीडर का बीस्ट था। वैसे उन बड़े लिजर्डमैन में से एक का नाम यूरी है। पूरी कोशिश के बावजूद वो इस पागल बीस्ट को काबू में नहीं कर पाते। उस वक्त रैक रैक वहां पहुंचता है और उसकी मौजूदगी भर से ही ड्रेक पसीना छोड़ने लगता है। उस क्रीचर को याद आ जाता है कि कैसे एक ही वार में वो बेहोश हो गया था। वो डरावनी याद उसे कांपने पर मजबूर कर देती है और वो पीछे हट जाता है। लेकिन राक राक यहां लड़ने नहीं, उसे खाना देने आया होता है।
वो क्रीचर के सामने कुछ रूट्स रख देता है। बीस्ट पहले हिचकता है, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे रूट्स चबाने लगता है। और ये नज़ारा सबको हैरान कर देता है, क्योंकि वो लोग इसे टेम करने के लिए जान लगा चुके थे। रकराक की मौजूदगी में आते ही मॉन्स्टर का मूड पल भर में बदल जाता है और वो ऐसे पास आ जाता है जैसे बरसों से उसका दोस्त रहा हो। रकराक उसे और रेडिशेस खाने को देता है। गॉड ने इस क्रीचर को जिंदा छोड़ा है तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। कम से कम रकराक तो यही मानता है। इसी भरोसे के साथ वो गॉड की विल का सम्मान करता है, उसे खिलाता है और उसकी देखभाल करता है। सब खाने के बाद क्रीचर इधर उधर और खाने की तलाश में देखने लगता है, लेकिन रकरक मानून की जिद के आगे नहीं झुकता। उसने सब्र करना सीखना होगा। क्रीचर हामी भरता है और अनिच्छा से पीछे हट जाता है। ठीक वही करता है जो उसका नया मास्टर चाहता है। इसके बाद रकराक वहां से निकलता है और अपने लोगों से कहता है कि अगर मानून फिर कोई सीन करे तो उसे बता दें। यूरी इस पूरे मामले से कुछ सीख लेता है, लेकिन अभी कुछ कहने से रुक जाता है। इसके बाद सीन कट होता है रैक रैक पर, जो एक ब्लू लार्जमैन से बात कर रहा होता है। पता चलता है कि इस ब्लू गयू को हथियार बनाने का हुनर आता है, लेकिन उनके लीडर के अजीब और सख्त रूल्स की वजह से वो कभी खुलकर काम नहीं कर पाया। अगर उसे सही रिसोर्सेज मिले होते तो वो इससे कहीं बेहतर हथियार बना सकता था। अभी सबसे बड़ी दिक्कत लकड़ी की कमी है। वो हथियार बनाने की बची खुची लकड़ी को भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता था। हथियार और मटेरियल से जुड़ी सारी बातें सुनने के बाद रकरक उसे जाने को कह देता है और वादा करता है कि आखिरी फैसला लेकर वो कल उससे मिलेगा। इसके बाद अगला लिजर्ड मैन आगे आता है, एक बूढ़ा जिसका बायां हाथ नहीं है। वो खुद को एक वॉन्डरर बताता है जो जगह जगह भटकता रहा है एक घर की तलाश में। अपने सफर में उसने रास्तों को पहचानने की कला सीख ली है। उसने कुछ ऐसी जमीनों का पता है जहां इतने प्राकृतिक संसाधन हैं कि उनकी मौजूदा जनसंख्या आराम से टिक सके। हालांकि उसे यकीन नहीं कि वो जगह अभी खाली हैं या नहीं। मुमकिन है कोई और वॉन्डरर या ट्राइब पहले से वहां हो। रकरक जरा भी नहीं घबराता। अगर वहां के लोग हॉस्टाइल हुए तो वो उन्हें हरा कर उनकी जमीन छीन लेगा। वॉन्डरर रकरक के फैसले को मान लेता है और जो भी वो प्लान करे उस पर भरोसा करने को तैयार हो जाता है। रकरक उससे एक और सवाल करता है, क्या वो उसी गॉड पर भरोसा और विश्वास करेगा? वॉन्डरर जवाब में आकाश की तरफ इशारा करता है। वो सितारों पर भरोसा करता है। रात में वो समझाता है, अगर कोई सितारों के रास्तों को समझ ले तो वो कभी भटकता नहीं। रकरक कहता है कि वो भी सितारों पर भरोसा करेगा अगर वॉन्डरर अगले कुछ दिनों में अपनी बात साबित कर दे। इसके बाद वॉन्डरर कुछ देर रकरक को रस्सियों के बारे में सिखाता है। सितारों का ज्ञान देने के बाद वो चाहता है कि अगली रात रकरक भी उसी वक्त आसमान को देखे। उस दौरान यूरी रकरक से मिलने आता है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। एक पल के लिए रकरक को लगता है कि बात मानून की होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालांकि यूरी एक मजेदार बात जरूर बताता है। मानून खाने से थोड़ा नाखुश रहता है, लेकिन वक्त पर खाना मिल जाए तो वो बिल्कुल पालतू कुत्ते जैसा शांत हो जाता है। यूरी के आने की असली वजह कुछ और होती है। उसने सुना है कि सब लोग जल्द ही इस जगह को छोड़ने वाले हैं और उस सफर के लिए उन्हें पहले से खाना तैयार करना होगा ताकि रास्ते में भूखे न मरें। आज यूरी ने देखा था कि कैसे राक ने एक खतरनाक ड्रेक को पालतू जानवर की तरह काबू में कर लिया। यहां से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बफलोस को भी टेम करने की कोशिश कर सकते हैं और अपना खाना सिक्योर कर सकते हैं। इसी पल राक की ट्राइब एक नई सर्वाइवल स्किल खोज लेती है, लाइव स्टॉक फार्मिंग। देखो, इंसानों ने इतिहास में जीने के दो बड़े रास्ते चुने हैं, पहला कृषि और दूसरा पशुपालन। अगर नेबुला को इनमें से एक चुनना हो तो वो एग्रीकल्चर चुनेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म सस्टेन करना आसान होता है। इतिहास गवाह है, हमारे पूर्वज और शुरुआती सिविलाइजेशंस हमेशा नदियों के पास बसे। लेकिन जिस स्पीसीज पर नेबुला राज कर रहा है वो इंसान नहीं है। लिजर्ड मैन की बॉडी ज्यादा मजबूत है और वो माहौल के हिसाब से जल्दी ढल जाते हैं। इसलिए लिजर्ड मैन एग्रीकल्चर से ज्यादा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में बेहतर करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ने के लिए उन्हें टूल्स बनाना और इस्तेमाल करना सीखना ही होगा। और ठीक इसी वक्त वही ब्लू लाइजर मैन जिसे हथियार बनाना आता है, आयरन से एक हथियार ढालने की कोशिश कर रहा होता है। नेबुला खुश है कि वो अब प्रिमिटिव आयरन टूल बना पा रहे हैं। ब्रॉन्ज से कमजोर सही, लेकिन फिलहाल के लिए ये भी काफी है। दरअसल ये उस ट्राइब के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है जो पहले सिर्फ पत्थरों पर निर्भर थी। एक और चीज जिसने नेबुला का ध्यान खींचा वो था एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान रखने वाला वो आदमी। हालांकि लिजर्डमैन की एस्ट्रोनॉमी अभी बस शुरुआती लेवल की है, लेकिन नेबुला को उम्मीद है कि स्टार गेजर अपना ज्ञान आगे बढ़ाएगा। उस रात बाद में राक आसमान की तरफ देखता है और सुकून से समझ जाता है कि स्टार गेजर सही था। सितारे सच में एक हेवनली कंपस है। अब उसे एस्ट्रोनॉमी की अहमियत समझ आने लगती है और यह भी कि ये उनके फ्यूचर को कैसे रास्ता दिखा सकती है। कुछ देर बाद सब ऑल्टर के पास इकट्ठा होते हैं, जहां रैक एक भारी खबर सुनाता है। वो याद दिलाता है कि बेनेवोलेंट वन उन्हें इस जमीन पर लाए हुए कितना वक्त बीत चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑलमाइटी ने उन्हें उनके बाकी भाइयों से भी मिलाया। उस दयालु गॉड ने उनके भाइयों को बचाना चुना। उन्होंने जंगल में भटकने और मरने के लिए नहीं छोड़ा। गॉड जानता था कि यूनिटी में ताकत होती है, वरना वो उन्हें कभी अपनी सैंक्चुअरी में जगह नहीं देता। लेकिन राक को लगता है कि अब
आखिरकार इस जगह को छोड़ने और अपना असर फैलाने का वक्त आ गया है। वो स्टारगेजर को बुलाता है और सबके सामने उसका परिचय देता है, वही जिसने राख राख को सितारों की चाल समझने में मदद की। इतना ही नहीं, राख राख खुद ये भी साबित कर चुका है कि उसका ज्ञान कोई धोखा नहीं है। इसी वजह से इस लिजर्डमैन ट्राइब का चीफ्टेन होने के नाते वो स्टार गेजर को ट्राइब का गाइड घोषित करता है। अब से ये सबको पता होना चाहिए कि स्टार गेजर ही उनका इकलौता गाइड होगा जो सबको उनके नए घर तक ले जाएगा। अब राख राख चाहता है कि स्टार गेजर सबको बताए कि अगला रास्ता कहाँ का होगा। बुजुर्ग लिजर्ड अपनी उंगली उठाता है और एक दिशा की ओर इशारा करता है। सूरज उगने के बाद वो दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये सफर पूरे 10 दिन चलेगा। रास्ते में उनको एक सड़ी हुई झील मिलेगी और 3 दिन और चलने के बाद उन्हें उजाड़ पहाड़ों और घाटियों से गुजरना होगा। अगर वो स्टारगेजर के बताए रास्ते पर चले तो वो उन्हें एक अंतहीन जंगल तक पहुंचा देगा। वो जगह जंगली जानवरों से भरी है और कई अलग अलग स्पीसीज वहां रहती हैं। सीधी बात यह कि वो जंगल उनकी मौजूदा पॉपुलेशन के लिए सबसे सही जगह है। स्टारगेजर की बात खत्म होते ही रख राख सम्मान के साथ वॉन्डरर को जाने देता है और फिर सिस्टम पर सबका ध्यान वापस खींचता है। अल्टर के ऊपर खड़ा होकर वो यूरी से जोर से पूछता है कि हर बफलो को मार देना जरूरी क्यों नहीं है। यूरी भले ही बड़ा शरीर रखता हो, लेकिन सबके सामने बोलते वक्त घबरा जाता है और हकलाने लगता है। वो कहता है कि अगर वो अपने शिकार को जिंदा रखेंगे तो जब सच में भुखमरी आएगी तब उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। रख राख सबके सामने यूरी की तारीफ करता है कि उसने अपनी भूख को दबाया और बफलो को तुरंत खाने की जगह फ्यूचर के बारे में सोचा। इस सोच को और मजबूत करने के लिए राख राख यूरी को एक आयरन वेपन इनाम में देता है। सब हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं किसी लिजर्डमैन को आयरन से बना हथियार दिया जा रहा है। और रैक रैक यही नहीं रुकता, वो उन सबको भी इनाम देता है जिन्होंने अपनी भूख पर काबू रखा और शिकार को बाद के लिए बचाकर रखा। जिनके इनाम मिलते देख बाकी लिजर्डमैन भी ऐसे हथियार पाने की चाह करने लगते हैं। साफ है, रक रक की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। ये छोटा सा कदम सबको सिखाता है कि स्वाद और इंस्टिंक्ट के आगे झुकने की जगह खाने को समझदारी से बचाना जरूरी है। उस वक्त राख राख एक बफलो की खोपड़ी उठाता है और उसे नीचे की तरफ झुकाता है और अपने चेहरे पर एक पवित्र वॉर मास्क की तरह पहन लेता है। वो योद्धाओं को आगे आने के लिए बुलाता है। यूरी सबसे पहले आगे बढ़ता है और रख राख उसे भी एक खोपड़ी देता है। जिनके सिर पर खोपड़ी होती है वो स्केलेटन वॉरियर्स कहलाते हैं। ऐसे फाइटर जो रैक रैक के साथ खड़े रहेंगे और अपने गॉड की विल को दुनिया में उकेरेंगे। अब वो इस होली जमीन पर और नहीं रुक सकते। कहा जाता है कि उनका गॉड आगे बढ़ने का हुक्म देता है, आज्ञा मांगता है। उन्हें तुरंत निकलना होगा और अगली सैंक्चुरी की तलाश करनी होगी। जैसे ही सांझ की पहली दरारें आसमान को चीरती हैं, राख राख अपने गॉड का नाम पुकारता है, नेमलेस बीटल गॉड। वो हर वॉरियर से कहता है कि उस नाम को अपनी आत्मा में उतार ले। आगे का रास्ता बेरहम होगा, परीक्षाएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन्हें सहना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वाटर बफलो को खाने के लालच को रोका था। उनका दर्द ही उनकी ऑफरिंग है और उनका हौसला ही उनकी पूजा। लोहे की स्पीयर्स आसमान की ओर उठ जाती हैं। सब आगे बढ़ने की कसम खाते हैं। रख राख एक नए दिन की सांझ के नीचे खड़ा है, एक नई यात्रा, एक नई शुरुआत। वो अपने गॉड से माफी मांगता है, इतनी हिम्मत से बोलने के लिए, उसका नाम लेकर दूसरों में जोश भरने के लिए, गॉड की विल का सहारा लेकर सबको एक करने के लिए। लेकिन गॉड सब कुछ देख रहा है और रख रख के कामों से जरा भी नाराज नहीं है। बिल्कुल उसे गर्व है कि रैक रैक जैसा हाई प्रीस्ट उसे मिला। आखिर रख रख अपने लोगों पर सच में असर डाल रहा है, उनका हौसला भी बढ़ा रहा है और उनकी ग्रोथ भी तेज कर रहा है। यूरी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जो उसी हिसाब से लेवल अप कर चुका है। यहां तक कि रख राख की स्पेशल स्टैट्स भी आगे बढ़ चुकी हैं। हाई प्रीस्ट ने जो नतीजे दिए हैं उन्होंने नेबुला को एक पल के लिए भी निराश नहीं किया। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। रख राख की असली परीक्षाएं अभी सामने हैं। जलती हुई गर्मी के नीचे पूरी लिजर्डमैन लीजन जंगलों और रेगिस्तान से गुजरती है। गर्मी इतनी बेरहम है कि मानन तक लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। उस वक्त राख राख एक छोटा सा ब्रेक लेने का फैसला करता है। जब सब थोड़ा सुस्ताते हैं तो उन्हें अपनी हालत पर सोचने का वक्त मिलता है। कई लोग शक करने लगते हैं, क्या वो इस बेरहम रेगिस्तान से बचकर उस जगह तक पहुंच भी पाएंगे। यहां तक कि राख राख खुद भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि चलते हुए 3 दिन हो चुके हैं। पूरा ग्रुप थक चुका है और हालात और भी खराब इसलिए हैं कि रिसोर्सेज खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं और अपने गॉड से एक और मिरेकल की उम्मीद करना रख राख बिल्कुल नहीं चाहता। तब यूरी घबराया हुआ दौड़ता हुआ आता है एक बुरी खबर लेकर। दूर उन्हें एक और स्पीशीज दिखाई दी है। वो ऑर्स हैं, जोश से भरे हुए और दिखते ही लिजर्डमैन को लूटने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वो पूरी लेजन के करीब आते हैं, चंद ऑनर्स के चेहरे उड़ जाते हैं। उनके माथे से पसीना टपकने लगता है। उस पल स्केलेटन वॉरियर्स सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। चालाक ऑर्क्स तुरंत अपने पत्थर के हथियार गिरा देते हैं और सरेंडर कर देते हैं। लड़ाई से पहले ही बातचीत शुरू हो जाती है। लिजर्डमैन हरे रंग वालों को खाने के लिए खाना देते हैं। ऑर्क्स पहले शुक्रिया कहते हैं, फिर अपनी कहानी सुनाते हैं। वो जंगल में इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि उनके घर पर एक मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया है।
वो पहले पहाड़ियों में रहते थे। वो जगह स्वर्ग नहीं थी, लेकिन जीने लायक रिसोर्सेज थे। लेकिन जब से एक खास मॉन्स्टर वहां आया, उन्हें भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मॉन्स्टर का जिक्र नेबुला की क्यूरियोसिटी जगा देता है। वो तुरंत उस इलाके को स्काउट करता है और देखता है एक विशाल सेंटिपिड जिसकी पीठ पर किसी चौकोर ढांचे जैसा कुछ रखा है। पता चलता है कि ये क्रीचर एक अबोमिनेशन है, और अबोमिनेशंस कई तरह के होते हैं। इस खास एबोमिनेशन को एंशिएंट कोलियोप्टेरा कहा जाता है। सबसे डरावनी बात, इसके हर एट्रीब्यूट में ट्रिपल डी है, यानी हर एक में 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स। इन अबोमिनेशंस के बारे में थोड़ा और समझ लो। पेरिश्ड वर्ल्ड की स्टोरी के मुताबिक ये क्रीचर्स पुराने, अब मर चुके गॉड्स ने बनाए थे। जब गॉड्स गायब हो गए तो ये क्रीचर्स बिना किसी दिशा के इस दुनिया में भटकते रह गए। तभी से इन्हें अबोमिनेशंस कहा जाने लगा। इन्हीं सबसे खतरनाक खासियत, जहरीले फैंग्स। बस इतना काफी है। ये ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिससे नेब्यूला को उलझना चाहिए, खास तौर पर अपनी सिविलाइजेशन की मौजूदा ताकत के साथ। जैसे जैसे वो क्रीचर तड़पता और करवटें बदलता है, पूरी जमीन कांपने लगती है और लिजर्डमैन घबरा जाते हैं। लेकिन हरा ऑर्क उन्हें शांत करते हुए बताता है कि ये क्रीचर अब भी सो रहा है, बस नींद में चल रहा है। जब थोड़ा वक्त हाथ में है, राख राख अपने ऑप्शंस तौलने लगता है। वॉन्डरर के मुताबिक अगर वो वापस जंगल की ओर मुड़कर पहाड़ों के साथ चले तो सफर में 8 दिन और जुड़ जाएंगे। सिर्फ रास्ता बदलने के लिए 8 दिन का खाना खर्च करना राख राख को हिचकिचाने पर मजबूर करता है। लेकिन उस भयानक मॉन्स्टर से सीधी लड़ाई भी नामुमकिन लगती है, खासतौर पर तब जब उसके लोग डर से कांप रहेंगे। राख राख हवा में अटका हुआ है, एक गहरे डिलेमा में फंसा हुआ। इसी बीच जेले की नजर ऊपर उठती है, ऊंची चट्टानों पर और किनारे टिके हुए विशाल पत्थरों पर। आप समझ ही सकते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और जब जेल फाइट कहती है तो वो जानती है कि वो क्या बोल रही है। आखिर उसकी इंटेलेक्चुअल स्टैट्स यहां मौजूद किसी भी आम लिजर्डमैन से कहीं आगे हैं। वो पहले ही समझ चुकी है कि इस टेरेन को अपने फायदे में कैसे बदला जा सकता है। लेकिन उसके प्लान के कामयाब होने के लिए एक बड़ा फैसला लेना होगा। उनको कम मेहनत में इन भारी चट्टानों को नीचे गिराने का तरीका निकालना होगा। उसने याद किया कि कैसे ब्लैकस्मिथ एक कॉन्ट्रैप्शन इस्तेमाल करता था, बैलोस, जिससे ब्राजियर में ज्यादा ऑक्सीजन जाती थी और आग और तेज जलती थी। उसी आइडिया पर उन्हें भी ऐसा तरीका चाहिए जिससे ये विशाल चट्टानें एफिशिएंटली धकेली जा सकें। थोड़ा सोचने के बाद वो एक लीवर मशीन तैयार कर लेते हैं जिससे चट्टानों को नीचे गिराया जा सके। सब मिलकर पूरी ताकत लगाते हैं और आखिरकार आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, चट्टानों को सही पोजीशन में सेट करते हुए। नेबुला अपनी सिविलाइजेशन की तारीफ करता है, इतना सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका निकालना इस सेंटिपीड जैसी मॉन्स्ट्रोसिटी से निपटने के लिए। लेकिन जीत पक्की करने के लिए उन्हें सारी चट्टानें एक साथ गिरानी होंगी। आखिरकार वो पहली चट्टान गिराते हैं और वो पत्थर नीचे की तरफ लुढ़कता है, खतरनाक रफ्तार से। सेंटिपेड को बहुत देर से एहसास होता है। पहली चट्टान अपने निशाने पर लगती है, मॉन्स्टर से टकराती है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। बस उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा टूटता है और इससे वो और भड़क उठता है। मॉन्स्टर ऊपर चढ़ने लगता है, लिजर्डमैन की तरफ झपटता हुआ, उन्हें कुचल देने के लिए जिन्होंने चट्टानें गिराई थी। दूसरे स्केलेटन सोल्जर्स को अगली चट्टान गिराने का इशारा किया जाता है, लेकिन वो जूझ रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है। नेबुला के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय खुद दखल देने के। वो रैक रैक के शरीर में उतरता है और अपनी ताकत से चट्टान को धक्का देता है। दूसरी चट्टान नीचे की ओर बढ़ती है। जेल तीसरी गिराने के लिए चिल्लाती है, लेकिन लीवर दोबारा सेट करने का वक्त नहीं है। तो गीगा चैड लिजर्ड रख रख खुद आगे आता है और अपनी कच्ची ताकत से उस भारी पत्थर को धकेलता है। उसकी मांसपेशियां फटने को होती हैं, सी नसें उभर आती हैं और वो चट्टान को नीचे धकेल देता है। फिर भी नेबुला जानता है शायद ये भी काफी ना हो। तब रकराक अपना स्पीयर पकड़ता है और चट्टान से छलांग लगा देता है। वो स्पीयर को उसकी गर्दन की तरफ फेंकता है और खुद भी नीचे गिरता है, किसी उल्कापिंड की तरह, सीधा सेंटिपेड पर वार करता हुआ। एक क्रिटिकल स्पॉट पर मॉन्स्टर दर्द से चीख उठता है और उसी पल ऊपर से गिरती चट्टान भी आ जाती है, सीधा उसकी खोपड़ी पर। फिर आखिरी चट्टान उसके चेहरे पर आकर गिरती है और उसे पूरी तरह कुचल देती है। रकरक वापस ठोस जमीन पर उतरता है, मॉन्स्टर को गिरते हुए देखता है। अपने थ्रोन पर बैठा नेबुला आखिरकार राहत की सांस लेता है। सिस्टम एक अबोमिनेशन को सफलतापूर्वक काबू में करने की घोषणा करता है। इस अचीवमेंट से नेबुला का फेथ और बढ़ जाता है। इसके साथ ही सिस्टम उसे एक नया इनाम देता है, अबोमिनेशन एसेंस, वो चीज जिसे नेबुला काफी समय से चाहता था। जैसा कि तुम जानते हो, नेबुला फेथ पॉइंट्स खर्च करके अपनी सिविलाइजेशन के लिए खास रिसोर्सेज बना सकता है। लेकिन ऐसी चीज बनाने के लिए जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, उसे स्पेशल मटेरियल्स चाहिए और यहीं अबोमिनेशन एसेंस काम आता है। इसके जरिए नेबुला सीक्रेट बीस्ट्स बना सकता है। सीक्रेट बीस्ट्स का एक ही मकसद होता है, अपने गॉड की विल को दुनिया में फैलाना। उनकी स्टैट्स आगे बढ़ सकती हैं और जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता है उन्हें नए क्लासेस मिलते हैं, जैसे अपोस्टल या इनकारनेशन। अभी के लिए नेबुला बस इस बात को लेकर एक्साइटेड है कि वो किस तरह का सीक्रेट बीस्ट बना पाएगा
कट होता है वापस लिजर्डमैन पर। वो मॉन्स्टर की लाश को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहते, खाना बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी बदबू इतनी भयानक है कि पास खड़ा रहना मुश्किल हो जाए। जेल एक छोटा सा कौर लेने की कोशिश करती है और उसी पल समझ जाती है स्वाद सीधा कचरे जैसा है। स्वाद को बचाने के लिए वो तय करते हैं कि इसमें दूसरी चीजें मिलानी होंगी ताकि कम से कम खाने लायक तो बन सके, भले ही 5 स्टार तो दूर की बात हो। जेल खुशबूदार पौधे डालने और आग पर भूनने का सुझाव देती है ताकि सड़ी हुई बदबू भी दब जाए। सब उसकी बात मान लेते हैं और जब राक राक एक और लेता है तो वो सच में चौंक जाता है। अभी उतना भी खराब नहीं लगता। जाओ समझाती है इस टेक्निक को जिसे कुकिंग कहा जाता है। खुशबूदार घास डाली गई और मांस को आग पर भून दिया गया। इस नई टेक्निक को देखकर रक रक खुद भी ये स्किल सीखने की जिद करने लगता है। खाते खाते झेल कैजुअली जिक्र करती है कि औरंगजेब का एक हियर भी है। ये सुनते ही रक रक के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया चमकता है, शायद उसे भी एक मेड ढूंढनी चाहिए। उसका दिमाग वहीं अटक जाता है। जाओ बिल्कुल सीरियस रहती है और कहती है कि वो सब उम्र दराज हो रहे हैं, अगली जनरेशन जरूरी है। रक रक गहरी सोच में डूब जाता है। तब जेले सीधे कह देती है कि वो उसकी मेड बनने को तैयार है। रक रक जवाब देने ही वाला होता है कि तभी पीछे कुछ चमकता हुआ उसकी नजर खींच लेता है। वो एक प्राचीन वस्तु होती है जो पहले जुड़ा हुआ था मॉन्स्टर की पीठ पर बने उस अजीब ढांचे से। यूरी वो बेवकूफ उसे खाने की कोशिश करता है लेकिन तुरंत समझ जाता है कि यह खाने की चीज नहीं है। वॉन्डरर बताता है कि यह मेटल है, खास तौर पर गोल्ड। जाइल भी कहती है कि उसने ऐसा मेटल पहले देखा है। ब्लैक स्मिथ ने उसे अलग अलग मेटल्स दिखाए थे। अगर इसे अच्छे से पॉलिश किया जाए तो ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और चमकता है। इसका रंग नहीं बदलता और वक्त के साथ सड़ता भी नहीं। इंसानों में इसकी बहुत कीमत होती है, लेकिन यूरी जैसे किसी के लिए ये मेटल बस एक बोझ है, भारी और खाने लायक बिल्कुल नहीं। इसी बीच वॉन्डरर यूरी को सलाह देता है कि वो आसपास रहने वाले डियर का शिकार करे। ये सींग वाले जानवर होते हैं और इनका मांस मीठा और स्वादिष्ट होता है। ऑर्क्स से मिली जानकारी के मुताबिक इनका एक झुंड यहीं कहीं पास में है। यूरी तुरंत जोश में भर जाता है और निकल पड़ता है, जबकि राक राक अब भी उस मेटल को घूरते हुए सोच में डूबा रहता है। कुछ देर बाद सांझ ढल जाती है और सामने रखा शिकार किया हुआ डियर होने के बावजूद रक राक अब भी उसी सोच में खोया रहता है। अगर गोल्ड सड़ता नहीं है तो इसे बनाने वालों का मकसद क्या था? ऐसी चीज बनाना जिसे वक्त भी मिटा ना सके। यह सवाल उसकी क्यूरियोसिटी को और गहरा कर देता है कि यह टैबलेट असल में कहना क्या चाहता है। झाल लौटकर बताती है कि पूरा लाउंज रात के आराम के लिए तैयार है। रक रक हैरान होता है। उसने किसी को अपनी जगह नहीं बताई थी, फिर भी वो उसे कैसे ढूंढ लाई। असल में उसने उसे उसके फर वाले कपड़ों से पहचान लिया था और यह आइडिया भी उसी का था कि राक राक ऐसे कपड़े पहने, एक चीफ्टेन के लिए बिल्कुल फिटिंग। रात और गहरी हो जाती है और सामने रखा शिकार किया हुआ हिरण धीरे धीरे सड़ने लगता है। फिर भी राक राक वहीं बैठा रहता है, उस टैबलेट का मतलब समझने की कोशिश करता हुआ। अचानक उसकी नजर फायरफ्लाइज पर पड़ती है जो उड़ते हुए रोशनी की लकीरें बना रही होती हैं, जैसे कोई निशान खींच रही हो। पहले तो राक राक को यह एक अजीब सा इल्यूजन लगता है, लेकिन इल्यूजन हो या सच अब फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि फायरफ्लाइज की चाल टैबलेट पर बने निशानों से मिलती जुलती है। लगता है रैक रैक को आखिरकार वही एपिफेनी मिल गई जिसकी वो तलाश कर रहा था। ये टैबलेट किसी टाइमलेस चीज को दिखाने के लिए था, ऐसी चीज जिसे वक्त कभी मिटा ना सके। और अब उसे समझ आ गया है कि वो क्या है। वो पूरी रात उन निशानों को समझने में लगा रहता है और धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगती है। वो सीधा जेल के पास जाता है और उसे जगा देता है, उसे दिखाने के लिए कि उसने क्या खोजा है। चलो मैं स्पॉइल कर देता हूँ। ब्रो ने लिखित भाषा का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। वो एक टहनी से एक निशान बनाता है जो एक मेल लार्ज मैन को दिखाता है। फिर उसके बगल में एक और निशान बनाता है जो एक फीमेल लार्ज मैन को दिखाता है। उसके बाद वो एक इक्वल साइन बनाता है दोनों निशानों के बीच। साथ में मिलकर ये निशान दिखाते हैं कि मेल और फीमेल एक दूसरे के साथी हैं। और सुनो ये भी, रकराक ने ये निशान यूं ही नहीं बनाए। इन सिंबल्स के जरिए वो साफ बता रहा है कि वो उसकी प्रपोजल स्वीकार करता है और उसे अपना कंपेनियन और मेट मानता है। अब तक जेल भी इस लैंग्वेज को काफी हद तक समझ चुकी है। वो उन सिंबल्स के चारों तरफ एक सर्कल बना देती है और मन ही मन उम्मीद करती है कि रक रक इसका मतलब समझ जाएगा। और हाँ, चीफ्टन को बिल्कुल पता है कि इसका क्या मतलब है। और हमें भी। यही वो पल है जब नेबुला की सिविलाइजेशन ने रिटन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट खोज लिया। ईमानदारी से कहें तो ये सच में गर्व करने लायक अचीवमेंट है, भले ही इसे एक प्रॉपर मॉडर्न लैंग्वेज बनने में अभी कई जनरेशन्स लगे। खैर, अब जब रक रक ने अपनी मेट चुन ली है तो शादी की सेरेमनी का वक्त आ चुका है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों को सबसे बड़ा जानवर शिकार करना होगा जो वो ढूंढ सके और उसे अपने पार्टनर को भेंट करना होगा। और लगता है जेल ने अपने शिकार से रक रक को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। वैसे भी नेबुला को अब सुकून है, सक्सेशन की उम्मीद बन चुकी है। फिर सीन कट होता है उस क्रिएचर की लाश पर जिसे पूरी तरह डिसेक्ट किया जा चुका है। इस वक्त रैक रैक ऑर्क चीफ से बात कर रहा होता है। जैसे ही राक राक उसे यह खुशखबरी देता है कि लिजर्डमैन उस जगह पर कब्जा नहीं करेंगे,
ऑर्क चीफ की आंखों में सच में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब है कि सारे हरे लोग पहले की तरह वहीं रह सकते हैं। ऑर्क चीफ दिल से रैक रैक का शुक्रिया अदा करता है। उसने न सिर्फ मॉन्स्टर को मारा बल्कि उनकी जमीन भी उन्हें लौटा दी। हद से ज्यादा ग्रेटफुल ऑर्क चीफ फिर अपने बेटे से मिलवाता है और उसे उनका गाइड बना देता है, क्योंकि वो इस इलाके को हथेली की तरह जानता है। ऑर्क्स बताते हैं कि आगे की जमीन पर कई विशाल जानवर हैं और वहाँ बड़ी ट्राइब्स एक दूसरे के काफी पास रहती हैं। फिर भी उन्हें पूरा भरोसा है कि रकराक जैसा लीडर अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल पार कर लेगा। जब राक राक और उसका ग्रुप इस गहरे जंगल को स्काउट करते हैं तो उन्हें जमीन पर अजीब फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। चारों तरफ वॉन्डरर जब ध्यान से देखता है तो वो पहचान लेता है ये फ्रॉगमैन के फुटप्रिंट्स हैं। ऐसे क्रीचर्स जो दो पैरों पर चलते हैं। कुछ फ्रॉगमैन अच्छे इरादों वाले भी होते हैं, लेकिन बहुत कम। यहाँ स्काउटिंग के निशान मिलना साफ दिखाता है कि उन्हें वॉरफेयर रिकॉनेसेंस का अनुभव है। फुटप्रिंट्स की संख्या देखकर कम से कम 5 फ्रॉगमैन यहाँ टोह ले चुके हैं, यानी उनकी ट्राइब की संख्या लिजर्डमैन से कहीं ज्यादा हो सकती है। स्काउटिंग के बाद वो वापस अपने कैंप लौटते हैं और तब तक रात हो चुकी होती है। ज्यादातर लिजर्डमैन को अलग अलग इलाकों में स्काउटिंग पर भेज दिया जाता है ताकि ये इल्यूजन बने कि उनकी संख्या असल से कहीं ज्यादा है। जेल ये भी सुझाव देती है कि इसे कि पेट्रोल और वॉच कीपिंग करने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। कुछ दिन गुजरते हैं और लगता है उनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई है। इस दौरान उन्हें कोई फ्रॉगमैन नहीं मिलते। इन कुछ दिनों में राक राक की ट्राइब ने सस्टेनेबिलिटी पर जोरदार काम किया। लिवस्टॉक फार्मिंग पर खास ध्यान दिया गया और जो घर बनाए जा रहे थे उनकी मजबूती भी चौंकाने वाली तरह से बेहतर हो गई। इन सारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स में से जिसने नेबुला को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो थी लिजर्डमैन की कैरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को अपनाने की रफ्तार। प्रिमिटिव मैप्स को हंटिंग साइंस और नए सिंबल्स से जोड़कर ट्राइब ने रिटन सिंबल्स को बहुत तेजी से अपना लिया। इसके अलावा रकराक ने यह भी तय किया कि ट्राइब के लोग रोज अपनी हार्वेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। इस पब्लिक रिकॉर्ड ने लिजर्डमैन के बीच हेल्थी कंपटीशन पैदा कर दिया। हर कोई दूसरों से बेहतर करना चाहता है। जहां तक नेबुला की बात है, उसका लोचस्ट स्वॉर्म महाद्वीप के बीचों बीच लगातार फैलता जा रहा है और दक्षिण में मौजूद नेस्ट से इंसेक्ट्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से इंसेक्ट्स पर उसका छोटा सा डोमिनियन अब लेवल 4 तक पहुंच चुका है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लो। शुरुआत में नेबुला के पास 3 इंसेक्ट स्वॉर्म्स थे और उन्हीं से वो एनवायरनमेंट के अलग अलग फैक्टर्स मैनिपुलेट करता था। नेबुला अपनी अब तक की प्रोग्रेस पर बेहद गर्व महसूस करता है। आम हालात में कोई भी प्लेयर इतने कम वक्त में इतना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। ये सब मुमकिन हुआ टेरेन एडवांटेज की वजह से। उसने शुरुआत पूर्व के एक अलग थलग इलाके से की थी, इसलिए शुरुआती स्ट्रगल में न तो उसे दूसरे प्लेयर्स मिले न ही किसी बड़ी स्पीशीज से टकराव हुआ। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे ऐसे खतरे हैं जिनकी अभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कट होता है वापस रैक रैक पर। यूरी अचानक दौड़ता हुआ आता है, एक ऐसी खबर लेकर जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्रॉगमैन आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद आखिरकार फ्रॉग्स से बातचीत का वक्त आता है। हमारी तरफ से भी परिचय मौजूद है इन बिन बुलाए मेहमानों से निपटने के लिए। सबसे पहली चीज जो रक रक की नजर में आती है वो है फ्रॉगमैन के बीच खड़ा एक लार्ज मैन जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। खैर, फ्रॉगमैन की टॉप ब्रेस में से एक आगे आता है और अपना नाम बताता है, शुनान, महान चीफ ओलोय का बेटा। सबसे पहले वो अपनी मंशा साफ करता है। उन्हें किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहिए। शुनान के शिष्ट व्यवहार से राक राक चौंक जाता है। वो भी सम्मान के साथ अपना परिचय देता है। राक राक अपनी ट्राइब का चीफ्टन। भावना एक जैसी है, वो भी किसी पर हथियार उठाना नहीं चाहता। औपचारिक बातें खत्म होते ही फ्रॉगमैन आगे बढ़ता है और आने का असली मकसद बताता है। दरअसल वो ये बताने आया है कि लिजर्डमैन ने फ्रॉगमैन के इलाके में कदम रख दिया है। जाहिर है रक रैक इसका विरोध करता है। इतनी विशाल जमीन सिर्फ फ्रॉगमैन की कैसे हो सकती है? ऊपर से कहीं भी कोई बाउंड्री मार्किंग नहीं है जो टेरिटरी दिखाए। फिर भी रक रक साफ करता है कि उसका किसी और ट्राइब की सॉवरेंटी पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है और वो इसके लिए माफी भी मांगता है। हालांकि वो शांति से शुनन को बता देता है कि वो लोग कुछ समय यहीं रुकेंगे क्योंकि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। रकराक हालात को अपने हाथ में लेते हुए चीफ ओलोई के बेटे की तारीफ करता है, बस कुछ सधे हुए शब्द, और शुनान खुद ही राक राक की बात मानने लगता है। शुनान के पीछे खड़े 2 भारी भरकम लोग चुपचाप बिना किसी भाव के खड़े रहते हैं। मतलब साफ है वो बस ये देखने आए हैं कि शुनान कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठे। लेकिन फ्रॉगमैन के साथ खड़े उस लिजर्ड मैन की भूमिका राक राक अब भी नहीं समझ पाता। उसे यकीन है कि सच्चाई जल्द सामने आएगी। इसीलिए वो पूरे दिल से चीफ ओलोई के सम्मानित बेटे को दावत का न्योता देता है। आखिर 2 ट्राइब्स बिना टकराव के समझौते तक पहुंची हैं। जश्न मनाने की पूरी वजह है। शुनान दावत स्वीकार ही करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे खड़ा बड़ा आदमी उसके कान में कुछ कहता है।
शूनैन हड़बड़ा जाता है और शालीनता से मना कर देता है। कहता है कि अभी उनके बीच भरोसे का रिश्ता नहीं बना है। राक राक जोर देता है, समझाता है कि किसी बेनिफैक्टर को बिना काइंडनेस दिखाए वापस भेजना लिजर्डमैन के कोड के खिलाफ है। कम से कम अगर गांव में आना असहज लग रहा है तो यहीं बैठकर भोजन साझा कर लें। जब पीछे खड़ा बड़ा आदमी हामी में सिर हिलाता है तो शुनान मान जाता है। इसी तरह राक राक को कुछ जानकारी निकालने का मौका मिल जाता है। वो चीफ के बेटे के साथ सिजलिंग मीट खाता है। यही सही मौका है समझने का कि चीफ और उसके बेटे का रिश्ता कैसा है और फ्रॉगमैन के साथ आए उस लिजर्ड मैन की असली भूमिका क्या है। लेकिन रक राक सीधे ये सवाल नहीं पूछता ताकि उसकी क्यूरियोसिटी जाहिर ना हो जाए। इसीलिए वो बातचीत को धीरे धीरे मोड़ता है। सबसे पहले एक हल्का सा सवाल, शुनान की गर्दन के आसपास लगे फेदर्स क्या दर्शाते हैं। पता चलता है कि वो कॉकट्रीज के फेदर्स हैं। जाहिर है रक राक को नहीं पता कि वो किस तरह का क्रीचर है। शुनान समझ ही नहीं पाता कि उससे जानकारी निकाली जा रही है और आराम से डिटेल्स बताने लगता है। ये पक्षी बेहद खतरनाक होते हैं, पास के जंगलों में रहते हैं, दिखने में दो पैरों पर चलते हैं और आकार में बड़े होते हैं, लेकिन असली खतरा उनका जहर और तेज रिफ्लेक्सेस हैं। इसी वजह से फ्रॉगमैन ट्राइब यहां तक स्काउट्स भेजती रहती है ताकि कोई कॉकट्राइज पास आकर खतरा न बन जाए। इतना सुनकर राक राक जानना चाहता है कि फ्रॉगमैन आखिर किस तरह के हथियार इस्तेमाल करते हैं। शायद जैवलिन्स, लेकिन शुनान के लिए जवेलिन बेकार और कमजोर है। वो अपने साथ खड़े पेल वाइट लिजर्डमैन को बुलाता है और उसे बो और एरोज लाने का आदेश देता है। एक ऐसा हथियार जिसके बारे में राक राक ने कभी सुना भी नहीं था। थोड़ी देर बाद पेल वाइट लाइजरमैन हथियार लेकर लौटता है। फिर उसे एक पेड़ के सामने लकड़ी की तख्ती लगाने को कहा जाता है ताकि उसे टारगेट बनाया जा सके। जैसे ही सारी तैयारी पूरी होती है, शुनान अपना पहला एरो छोड़ता है और वो सीधा जाकर निशाने के बीचों बीच धंस जाता है। रकरक इस कमाल की एक्यूरेसी के लिए हथियार और उसे चलाने वाले दोनों की तारीफ करता है। शुनान कहता है कि वो डींग नहीं मारना चाहता, लेकिन वो अपनी ट्राइब के सबसे बेहतरीन आर्चर्स में से एक है। बचपन से इसी हथियार के साथ बड़ा हुआ है। सच ये है कि हरा गाय वैलिडेशन का भूखा है। रकरक जब भी तारीफ करता है वो अंदर से खिल उठता है। इसके बाद हमारा चीफटेन खुद इस हथियार को आजमाने की इच्छा जताता है। फ्रॉगमैन खुशी खुशी उसे बो थमा देते हैं। रकराक कुछ देर तक उसे घुमाता पलटता है, पकड़ समझता है, टेंशन महसूस करता है। उस पल उसे साफ लग जाता है ये हथियार जावेलिन्स से कहीं बेहतर है। एरो साथ रखना आसान है, स्पीड तेज है, अक्यूरेसी अलग ही लेवल की। रकराक कई बार निशाना साधता है लेकिन हर बार चूक जाता है। उसका एक भी एरो टारगेट तक नहीं पहुंच पाता। तब शूनन अपने साथ आए लार्ज मैन को आदेश देता है, जिसका नाम ओवेन है, कि वो एरोस उठा लाए। जैसे ही ओवेन उन्हें उठाने आगे बढ़ता है, रकराक जोर देता है कि वो खुद एरोस उठाएगा। आखिर चलाए उसी ने थे। बेशक ये सिर्फ एक बहाना होता है ओवेन के पास जाने का, सबकी सुनवाई से दूर। जब राकराक ओवेन के पास झुकता है तो सबसे पहले उसकी घबराहट उसकी आंखों में साफ दिख जाती है। जब चीफटेन उससे पूछता है कि वो फ्रॉगमैन के साथ क्यों रह रहा है, तो ओवेन हिचकिचाते हुए जवाब देता है। वो कहता है कि लिजर्डमैन और फ्रॉगमैन असल में साथ रहते हैं और वजह, उसके मुताबिक इस अरेंजमेंट से दोनों ट्राइब्स को फायदा होता है। ये बात राकराक को बिल्कुल नहीं जंचती, लेकिन ओवेन जोर देकर कहता है कि दोनों ट्राइब्स हार्मनी में रहते हैं। रकराक जानना चाहता है कि ये रिश्ता चलता कैसे है। ओवेन बताता है फ्रॉगमैन सुरक्षा देते हैं और लिजर्डमैन छोटे मोटे काम संभालते हैं। इसके अलावा फ्रॉगमैन गहरे पानी में गोता लगा सकते हैं, जबकि लिजर्डमैन पेड़ों पर चढ़ने और फल तोड़ने में माहिर हैं। इस तरह वो ऐसे रिसोर्सेज शेयर करते हैं जो अकेले कभी नहीं मिलते और दोनों की जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन राकराक को लगता है कि लिजर्डमैन को किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। मगर ओवेन उसे याद दिलाता है कि ये जंगल कितना बेरहम है। कहा जाता है कि सिर्फ ओलोई की ट्राइब ही यहां टिक पाई है। लिजर्डमैन की हालत इतनी खराब थी कि फ्रॉगमैन की मदद के बिना उनका जिंदा रहना भी मुश्किल था। फिलहाल रकराक सवाल करना बंद कर देता है। उसे वो जवाब मिल चुके होते हैं जो वो ढूंढ रहा था। वो ओवेन को सख्ती से कहता है कि इस बातचीत को कभी हुआ ही ना माने। कुछ देर बाद लिजर्डमैन अपने सम्मानित मेहमान शुनान के लिए भाप में पकी डियर रिब्स परोसते हैं। जैसे ही वो पहला कौर लेता है, उसका चेहरा किसी बच्चे की तरह चमक उठता है। उसने डियर पहले भी खाया है, लेकिन हर्ब्स के साथ कभी नहीं। वो पूरी तरह फिदा हो जाता है और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए रकराक कैजुअली बफलो मीट का जिक्र छेड़ देता है। ये सुनते ही शुनान फिर से चौकन्ना हो जाता है। आखिर बफलो रोज रोज खाने को नहीं मिलता। उसे आखिरी बार खाए बहुत वक्त हो चुका था और तब भी बस बासी टुकड़ा मिला था। लेकिन अब अगर वो राकराक के कैंप आए तो ताज़ा नरम बफलो मीट मिल सकता है, क्योंकि उनके पास एक है। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ा मांसल साथी उसे घूरता है।
ऐसी नज़रों से कि शुनान दबाव में आकर मना करने को मजबूर हो जाता है। राख रख अपनी वही डीठ अदा में शुनान की फोमो और भड़काने की कोशिश करता है। शुनान जोर देकर कहता है कि वो कैंप जरूर आएगा, लेकिन तब जब उनके रिश्ते में थोड़ा और भरोसा बन जाएगा। अच्छी बात यह है कि ओलोई की ट्राइब के लोग लिजर्डमैन के खिलाफ हॉस्टाइल नहीं हैं, और ओवेन और वो बाकी लिजर्डमैन जो फ्रॉगमैन के साथ रहते हैं, इसका जिंदा सबूत है। शुनान ओवन को पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो समझाए, रकराक को बताए कि उनकी ट्राइब्स एक दूसरे की मदद कैसे करती आई हैं। ओवेन वही कहानी दोहराने लगता है और साफ दिखता है कि ये उसे सिखाई गई है, और रैक रैक सब समझ जाता है। उसने साफ देखा कि ओवेन के मुंह से निकलने वाला हर शब्द रिहर्स्ड है, ठीक इसी पल के लिए तैयार किया गया। जब सांझ की पीली रोशनी फैलने लगती है, शुनान विदा लेने का फैसला करता है। वो संगत का पूरा आनंद ले चुका होता है और दिल से आभारी भी है। जब रकराक अगली बार गांव आने का न्योता देता है तो शुनान शालीनता से, जैसा उम्मीद थी, मना कर देता है। दोनों ट्राइब्स के प्रतिनिधि एक दूसरे को हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। उस पल शुनान का ओवन के साथ सख्त रवैया साफ दिख जाता है, और ये छोटी सी बात राक राक की नजर से नहीं बचती। उसने तुरंत समझ आ जाता है कि ये लिजार्ड मैन फ्रॉगमैन के साथ किसी अच्छे हाल में नहीं है। जैसे ही शुनान अपने गांव लौटता है, वो और उसके लोग ओवन पर बेरहमी से टूट पड़ते हैं। शुनान जान चुका होता है कि ओवन ने पहले लिजर्डमैन के चीफ्टेन से बात की थी और अब वो उससे हर बात निकलवाना चाहता है। बेचारा ओवेन हड़बड़ाकर झूठ बोलने लगता है। कहता है कि उसने बस चीफ्टैन को बो चलाने की सलाह दी थी, लेकिन ये बहाना उल्टा पड़ता है, क्योंकि ओवेन खुद एक एरो भी नहीं चला सकता, तो वो किसी को सिखाएगा कैसे। फिर भी ओवेन अपनी कहानी पकड़े रहता है। कहता है कि सच बताता तो चीफ्टन को शक हो जाता, इसलिए उसने शूटिंग सिखाने के बदले कुछ पेमेंट मांगी थी। जवाब में चीफ्टन ने कहा कि देने लायक कुछ नहीं है। आखिरकार शूनन उसकी बात मान लेता है और उल्टा ओवेन की चालाकी से प्रभावित हो जाता है। इतना ही नहीं, वो ओवेन के बच्चे को बख्शने का वादा करता है, जो आज सैक्रिफाइस होने वाला था। असल में इन दरिंदों ने कई लिजर्डमैन को बंदी बना रखा है और सबको सैक्रिफाइस के लिए रखा गया है। यही वजह है कि ओवेन शुनान के हर आदेश को मानने पर मजबूर है। वो रकराक और उसकी ट्राइब को धोखा देने के लिए भी तैयार है। उस रात बाद में ओवेन तालाब के किनारे बैठा अपनी जिंदगी के गलत फैसलों को याद करता रहता है। उसने पछतावा होता है कि उसने फ्रॉगमैन की असली सूरत पहले क्यों नहीं पहचानी। उन्होंने दयालु बनने का नाटक करके उन्हें जाल में फंसाया था। अब तक यहां रहने वाले ज्यादातर लिजर्डमैन सैक्रिफाइस हो चुके हैं। बचे हुए करीब 200 लोग 1500 फ्रॉगमैन के खिलाफ उठने की हिम्मत नहीं रखते। सिर्फ संख्या ही नहीं, फ्रॉगमैन के पास एक तथाकथित डिवाइन क्रीचर भी है, जिसे वो गॉड कहते हैं। एक खौफनाक 2 सिर वाला मॉन्स्टर जो एक ही बार में सब कुछ निगल सकता है। वही क्रिएचर फ्रॉगमैन पर राज करता है, और उसी के जरिए लिजर्डमैन पर भी। ओवेन को यकीन है कि वो काले स्केल्स वाला लिजर्डमैन चीफ्टन सच में बेहद ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसकी ट्राइब सिर्फ करीब 600 लोगों की है और उनके पास ढंग के हथियार नहीं है। इसलिए ओवन का प्लान है उन्हें यहां बुलाकर सबसे पहले सैक्रिफाइस करवा देना। इससे उसके अपने लोगों को थोड़ा और वक्त मिल जाएगा जिंदा रहने का। अपने बेटे की उम्र बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, चाहे इसके लिए उसे किसी दूसरी ट्राइब को इस जाल में फंसाना ही क्यों ना पड़े। अगला दिन आता है और यूरी यहां वाटर बफलो दिखाकर रौब झाड़ रहा होता है, जिसे देखकर शूनान पूरी तरह बौखला जाता है। रकराक भी मौका नहीं छोड़ता और खुलकर शेखी बघारता है। अब जब शुनान ने अपनी आंखों से बफलो देख लिया है, रकराक उसे बो नाम के हथियार के बदले ट्रेड करना चाहता है। तब ओवेन बीच में कूद पड़ता है। कहता है कि किसी बड़े ट्रेड से पहले दोनों ट्राइब्स को एक दूसरे के गांव देखने चाहिए। पहले जान पहचान जरूरी है। वो वादा करता है कि बाद में गुडविल के तौर पर बॉ गिफ्ट कर देगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। राक राक और जाल अपने बनाए हुए बो को टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी वजह से उनका प्रोटोटाइप एरो को दूर तक नहीं फेंक पा रहा। राक राक को पूरा भरोसा है कि दिक्कत बो स्ट्रिंग में है, लेकिन अभी तक वो ये नहीं समझ पाए हैं कि किस क्रीचर की टेंडेंस इसके लिए सही होंगी। फिर पता चलता है कि फ्रॉगमैन के साथ अगली मुलाकात 5वीं होने वाली है, और वो अब बहुत पास है। वो लोग ट्राइब के बारे में और जानने को बेताब है। ये क्यूरियोसिटी राक राक को अनईजी करती है। उसने पूरा यकीन है कि दोस्ती के दिखावे के पीछे कुछ बेहद खतरनाक छुपा है। बस अभी उसकी असली चाल पकड़ में नहीं आई। शायद अब ओवेन को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। इससे ओवेन को अपनी लॉयल्टी और यूजफुलनेस साबित करने का मौका भी मिलेगा। कट होता है वापस फ्रॉगमैन पर। वो फिर से उस बेचारे ओवेन को गला दबाकर पीट रहे होते हैं। उनको गुस्सा है कि ओवेन की सलाह मानने के बावजूद वो ट्राइब के और करीब नहीं पहुंच पाए। ओवेन मानता है कि वो काले स्केल्स वाला चीफ्टन उसकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक और सतर्क है, लेकिन जो भी हो, शुनन चाहता है कि ओवेन अब चीजों को तेज करे। चीफ ओलोय ने सैक्रिफाइस लाने की आखिरी तारीख तय कर दी है और वो किसी भी हाल में चूक नहीं सकते। ओवेन जानना चाहता है कि आखिर डेडलाइन इतनी सख्त क्यों है। उसके दिमाग में साफ है कि ये लोग कुछ बेहद अहम छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा जो उसे जरूर जानना चाहिए।
इसीलिए वो शुनन से सीधे सवाल करता है। शुनन बताता है कि उसके पिता और एल्डर्स की हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए सैक्रिफिशियल रिचुअल टालना नामुमकिन है। एक बीमारी फैल रही है जिसमें तेज खुजली होती है और हालात वक्त के साथ और खराब होते जाते हैं। शूनन मानता है कि ये बात किसी लिजर्ड मैन को नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन वो ओवेन को एक एक्सेप्शन मानता है। वो जोर देकर बताता है कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। अगर कोई फ्रॉग मैन इससे ग्रसित हो जाए तो उसकी स्किन सिर्फ खुजली नहीं करती, बल्कि उस पर एक चिपचिपी सफ़ेद म्यूकस की परत जमने लगती है। ये परत किसी भी तरह से हटती नहीं और लगातार फैलती जाती है। एक समय के बाद ये सांस लेना मुश्किल कर देती है और आखिरकार पीड़ित का दम घुट जाता है। अब तक एक प्रीस्ट की मौत भी हो चुकी है। ओवेन हैरान रह जाता है कि शुनान ने इतनी गोपनीय बातें एक लिजर्ड मैन को बता दी। उसके दिमाग में बस एक ही वजह आती है, शुनान शायद उसे किसी तरह की परीक्षा में डाल रहा है। इसीलिए वो अपने जज्बात छुपा लेता है और वादा करता है कि ये जानकारी कभी लिजर्ड मैन तक नहीं पहुंचाएगा। आखिर अगर उन्हें ये सच्चाई पता चल गई तो वो समझ जाएंगे कि फ्रॉगमैन असल में काफ़ी कमज़ोर हैं। और फिर बगावत तय है। फिर भी ये राज हमेशा छुपा नहीं रह सकता। इसलिए एहतियात के तौर पर ओवेन सुझाव देता है कि ये अफवाह फैला दी जाए कि ये बीमारी लिजर्डमैन को भी लग सकती है। कहानी को बिलीवेबल बनाने के लिए वो जोड़ता है कि कुछ घास और पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें कुचलने पर सफ़ेद झाग निकलता है, जिसे म्यूकस की तरह दिखाया जा सकता है। ओवेन खुद पहला इन्फेक्टेड पैटेंट बनने की पेशकश करता है। ये सब तय होते ही शुनान एक बार फिर ओवेन की चालाकी और प्लानिंग से प्रभावित हो जाता है। हालांकि वो ये भी चाहता है कि ओवेन उसी अक्ल का इस्तेमाल करके उन सारे काले स्केल्स वाले लिजर्डमैन को यहाँ खींच लाए। तभी वो ओवेन के बेटे को सैक्रिफाइस से बाहर रखेगा। कोने में फंसा हुआ लिजर्डमैन इस दया के लिए बेहद आभारी होता है। जब शुनान सारी बातें तय करके जाने लगता है, ओवेन उसे रोकता है और ब्लैक स्केल्ड लिजर्डमैन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बोस की मांग करता है। लेकिन साफ दिखता है कि शुनान अपने कीमती हथियार इतनी आसानी से देने वाला नहीं है। अगला दिन आता है और फ्रॉगमैन लिजर्डमैन के लिए ढेर सारे तोहफे लाते हैं। रकराक भी खुजली कम करने वाली जड़ी बूटियों का बड़ा सा ढेर लेकर आता है। उसे उम्मीद है कि ये स्टॉक कम से कम एक बुक के बदले काफी होगा। जैसा उम्मीद थी, शुनान इस ऑफर को ठुकरा देता है। उसके लिए हथियारों की ट्रेड में सबसे अहम चीज ट्रस्ट है, और ये बात राक राक अब बार बार सुनकर थक चुका है। वही टूटी हुई टेप की तरह एक ही बहाना। आखिरकार वो दोनों ट्राइब्स के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए राजी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसा महान ओलोय का बेटा चाहता है। लेकिन उससे पहले वो ओवेन से अकेले में बात करना चाहता है। थोड़ी देर बाद ओवेन और चीफ्टैन सबकी सुनवाई से दूर चले जाते हैं। ओवेन फिर वही पुरानी रटी रटाई कहानी सुनाने लगता है। वो याद दिलाता है कि कैसे ग्रे और ब्राउन स्केल्स वाले लिजर्डमैन ने पहले फ्रॉगमैन ट्राइब के साथ भाईचारे का रिचुअल निभाया था, जब उनकी ट्राइब्स साथ आई थी। इस रिचुअल में एक दूसरे को गहराई से समझना जरूरी होता है। इसीलिए राक राक को अपनी ट्राइब के बारे में सब कुछ बताना होगा। तभी ओवेन फ्रॉगमैन की सारी जानकारी देगा। अब वक्त आ गया है कि वो शक करना छोड़ें और सच में करीब आने की कोशिश करें। उस पल जानी पहचानी नीली बटरफ्लाइज वहां आ जाती है और एक तो ओवेन पर आकर बैठ जाती है। राक राक तुरंत समझ जाता है कि उसका गॉड उसे क्या संकेत दे रहा है। वो पूरे दिल से ओवेन की बात मान लेता है। सच में अब एक दूसरे से इतना सतर्क रहने का वक्त नहीं है। राक राक ओवेन को जो भी जानना है सब बताने को तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद शूनान और उसका ग्रुप अपने गांव लौट जाता है। इस बार शूनान बेहद खुश होता है, ये जानकर कि उन्होंने ब्लैक स्केल्ड लिजर्डमैन के बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। उसने सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि उन्होंने उन बेवकूफ़ों को अपने गांव आने के लिए मना लिया है, और उससे भी बेहतर बात कि उन तथाकथित बेवकूफ़ों ने खुद शूनान को अपना गांव घुमा दिया। अब फ्रॉगमैन को बिल्कुल साफ पता चल चुका है कि लिजर्डमैन का गांव कहाँ है और उनकी संख्या कितनी है। शूनान बिना किसी झिझक के सारा क्रेडिट ओवेन को दे देता है। उसी की वजह से उन्हें ट्राइब पर बढ़त मिली है। ये सुनकर ओवेन खुश तो होता है, लेकिन झिझकते हुए शूनान को उसके वादे की याद भी दिलाता है। बेशक वो चालाक मेंढक उस वादे को अच्छी तरह याद रखता है, हालांकि ये पूरी तरह मुमकिन है कि वो उसे निभाने वाला नहीं है। धूल भरी सांझ उतरती है और रोज की तरह ओवेन तालाब के पास बैठा होता है, इस उम्मीद में कि शायद वो फिर से अपने बच्चे के साथ जी पाएगा जैसे पहले जीता था। जहां तक राक राक और उसके गांव की बात है, ओवेन मानता है कि चीफ्टैन की वही नादानी आखिरकार उसके पतन की वजह बनेगी। ये समझने के लिए कि उनके बीच असल में क्या बातचीत हुई थी, हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा। रक ओवेन को कैरेक्टर्स और सिंबल्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा होता है। वो टहनी से कुछ निशान बनाता है और उनके मतलब बताता है। एक क्रॉस बना करने का संकेत है और दूसरा सिंबल झूठ को दिखाता है। ओवेन तेज दिमाग का है, वो जल्दी समझ जाता है। इतना ही नहीं, वो दोनों सिंबल्स को जोड़कर एक नया मतलब भी निकाल लेता है। जैसे झूठ वाले निशान पर क्रॉस लगाने से बनता है नो लाई, यानी सच। रक राक उसकी समझ से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है
उसे खुद भी कभी नहीं सूझा था कि सिंबल्स को ऐसे जोड़ा जा सकता है। ये तारीफ ओवेन को शूनान की याद दिला देती है, जो भी उसकी अक्ल की खूब सराहना करता है। फिर भी ओवेन को हैरानी होती है कि राक राक उसे ही ये सिंबल्स क्यों सिखा रहा है, जबकि फ्रॉगमैन की बैठकों में इनका जिक्र तक नहीं होता। जैसे रक राक उसके मन की बात पढ़ रहा हो। वो बताता है कि वो ये सब सिर्फ भरोसा बनाने के लिए सिखा रहा है, फ्रॉगमैन से नहीं, ओवेन से। रक राक पहले ही समझ चुका है कि फ्रॉगमैन के बारे में जो बताया गया है वो पूरा सच नहीं है, और बहुत कुछ है जो ओवेन को कहने की इजाजत नहीं। राक राक और उसके लोगों ने दर्द झेला है, इसलिए वो दूसरों के दर्द को पहचानना सीख चुके हैं। वो शिकारी और शिकार में फर्क करना जानता है, और वो